Hello everyone, welcome back to the channel. So today's lecture could be a game changer for those who are preparing for this exam. So in this session we are going to decode the mindset of the examiner. We'll look into the pattern and I'll tell you some of the tricks and hidden strategy behind the questions, right? तो यहाँ पर ये जो पूरा सेशन है मे बी इस सेशन के बाद आपका थॉट प्रोसेस जो है क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं फिर। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 2021 प्रीलिम्स से मैंने स्ट्रेट अवे पिक करे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने कहीं और से या टेस्ट सीरीज से या ऐसा कुछ है। दीज ऑल आर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो वन बाय वन इनको हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा हो या हो सकता है आपको इसकी नॉलेज ना हो। ठीक है, बट स्टिल वी कैन करेक्ट दिस क्वेश्चन। कैसे, आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको जो एक चीज़ पकड़नी है जो कि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है, द डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और जिनको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी है, 26 पेयर्स नहीं होते हैं डीएनए में, दैट इज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है तो इसमें से हमारा 2 वाला ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली सी। सो द करेक्ट आंसर इज 1 एंड 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपको तो देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे ऑप्शंस को पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ आपको अगर इतना पता चल गया कि 26 पेयर्स नहीं होते हैं, देन यू आर गुड टू गो, है ना। तो लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ अबाउट द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, अब ये देखो, इसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई आइडिया नहीं है क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछा है, करंट अफेयर का है, स्टैटिक का है। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया, बट यू नो वन थिंग कि यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडेक्स होगा तो आइदर या तो एग्रो डेक्स होगा या एग्री डेक्स होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो है, ना हम यहाँ पे फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ना हम क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों की होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम हो गई। आई एम टेलिंग यू दैट केस कि जब आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्टिल आपको कैसे अप्रोच करना है बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे पढ़े हैं एंड यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर इंडेक्स। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के इंडेक्स में अगर मैं देखूँ तो फार्म मीन्स फार्मिंग इंडेक्स की बात हो रही है, क्रॉप क्रॉपिंग। ठीक है, बट यहाँ पर वो जो बात कर रहा है फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स की बात कर रहा है। तो आइदर आंसर कुड बी एग्रोडेक्स और एग्रीडेक्स। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एग्रो जो टर्म है ये बेसिकली प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है। कौन से प्रोडक्ट्स? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और जो एग्रो टर्म है इट इज़ जनरली यूज फॉर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये बिज़नेस में यूज़ हो जाती है, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है, एंड एग्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज एग्री डेक्स। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू अप्रोच। ठीक है, आई नो इट मे सीम्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको रैशनैलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, एटलीस्ट आपने मैं ये नहीं कहता कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दोगे, बट एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया ना। सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपकी 50% पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की, राइट? क्योंकि आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। एंड इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन एग्री एंड एग्रो, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? Let's move to the next question. So the next question is, consider the following statement regarding one nation one card. ठीक है, सॉरी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट के बारे में लेट्स एज्यूम कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जब हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा?
ठीक है, चलो इसको हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन क्या कह रहा था, स्कीम अलाउज पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन अदर स्टेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। एट फर्स्ट ग्लांस तो ये नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आई एम सेइंग फॉर दो स्टूडेंट जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्टिल दे आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैसे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया। व्हेन यू रीड द सेकंड स्टेटमेंट ना, आधार लिंकेज ऑफ राशन कार्ड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर इज नॉट मैंडेटरी। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज आप कह रहे हो कि आपको वन नेशन वन राशन कार्ड करना है, बट एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि आपको आधार के साथ लिंकेज नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आधार के साथ लिंकेज नहीं होगा तो डुप्लीकेट राशन कार्ड बन सकते हैं। ठीक है, और अगर डुप्लीकेट राशन कार्ड बन जाएंगे दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। तो एक जगह पर आप कह रहे हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम होनी चाहिए, एंड दूसरी जगह पर आप कह रहे हो आधार से लिंक भी नहीं करना। देखो राशन कार्ड, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक पर्सन है एक्स, ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ विलेज, लेट अस सपोज विलेज का हम नाम ले लेते हैं ए, वो ए विलेज से बिलोंग करता है और वो एक सिटी दिल्ली में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें समझना क्या है, हो सकता है एक राशन कार्ड हो जिसमें उसके पेरेंट्स यहाँ पे राशन ले रहे हों, एंड उसने एक नया राशन कार्ड बनवा लिया दिल्ली के अंदर और ये भी राशन ले रहा है, तो टेक्निकली तो एक फैमिली को एक ही मिलना चाहिए ना। ठीक है, मतलब एक ही जगह पर राशन मिलना चाहिए। तो इस डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे के पास राशन कार्ड दो हो सकते हैं बट आधार कार्ड तो एक ही होगा ना, आधार नंबर तो एक ही होगा। तो आधार से जैसे ही हम इसको लिंक करेंगे तो ये डुप्लीकेसी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओ तो ये स्टेटमेंट कोई भी सेंस नहीं बनाता। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि इफ़ यू सी फ्रॉम 2013 टू 2021, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस सालों में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बार आपका पीसीएस हो चुका है। ठीक है, और इसमें हार्डली 5 to 7 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर या तो नन ऑफ दीज है या फिर नीदर वन नॉट टू है। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शंस हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसा है कि इसने कभी भी इन दोनों ऑप्शंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि जिन क्वेश्चंस के अंदर ये दो ऑप्शंस हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर तो नहीं ही होगा। ठीक है, आई एम सेइंग 4 से 5 पीसीएस के अंदर। ठीक है, आई थिंक एक एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, देन 15 में हुआ है आपका, देन 18 में हुआ है, देन 21 में हुआ है ना। तो ये जो 4 एग्ज़ाम है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से सिर्फ मैं कह रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चंस में का आंसर ये नन ऑफ दीज या नीदर 1 and 2 है। ठीक है, देर इज़ हाईली प्रॉबेबल चांस कि ये दोनों आंसर्स तो नहीं ही होंगे। तो अब पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन में मैं ये मान के चलूँगा कि ये दो आंसर्स तो नहीं ही होंगे, वी विल सी द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो चलो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चलूँगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना और इसका मैंने रीज़न आपको दे दिया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस जहाँ पर आपको पता है कि आप ऑलरेडी वहाँ पे आप एफर्ट कर चुके हो, आपके पास उसका कोई आंसर नहीं आया है। तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाए हो। ठीक है, आपको नहीं पता है उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था 28th क्वेश्चन है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला। अब इसमें मैंने आपको बोला ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। और इसका बेस्ट टेक्निक क्या है, जब भी आपका क्वेश्चन आए जस्ट मेक अ सर्कल और अ बॉक्स ऑन व्हाट इज़ रिटन, करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछा है उसने करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, राइट। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और नीदर वन नॉट टू वाला तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इसकी आंसर में होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मान के चलो, बिकॉज इन अराउंड 400 क्वेश्चंस ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर जिनका आंसर ये है। ठीक है, अब ये भी नहीं हो सकता सी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर लेफ्ट इज ओनली 1। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, और बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आप सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी हम तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं, ना कोई गेस वर्क कर रहे हैं, ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज़ एजुकेशनल गेसिंग, ठीक है, एजुकेटेड गेस हम कर रहे हैं। अब इस वजह से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखो अब 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ठीक है। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है कि नॉट अ प्रोविजन, ठीक है, ROPA 1950 का इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब मैंने ROPA लेट सपोज नहीं रीड करा है ना, मैंने पूरा पॉलिटी रेडी कर लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, बट मैंने ROPA एक्ट नहीं पढ़ा 1950, बट स्टिल मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ कैसे, लेट्स सी। देखो अब पहला स्टेटमेंट इसका देखो, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो स्टेटमेंट है, जैसे ही मैंने इसको रीड किया तो मुझे तुरंत ध्यान आया कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP या MLA, ठीक है, ये डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 84 फॉर क्वालिफिकेशन, एंड डिसक्वालिफिकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 102। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक इट इज़ 102, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो ये ROPA एक्ट में क्यों मेंशन होगा, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये जो है ROPA एक्ट में नहीं होगा। तो द आंसर इज A, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, समझ में आ गया ये चीज़। तो मैं ये बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब जिसको यही नहीं पता कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो इसको नहीं अप्रोच कर पाएगा, वो इसको नहीं कर पाएगा। बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जिसने पॉलिटी रीड करी है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ी है, बट उसने रोपा एक्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, बट स्टिल वो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा, मैं उसकी एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट DSIB, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आ जाएगा, यू शुड नो व्हाट इज DSIB। उसके बाद की बात है कि ऑप्शन में आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। सो व्हाट इज DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, ठीक है, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको पता ही होगा। दीज आर दोज बैंक विच आर टू बिग टू फेल, ठीक है। सो ये जो होते हैं ना, ये अगर फेल कर जाएं, ठीक है, दीज आर दोज बैंक्स अगर ये फेल कर जाते हैं, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिसरप्शन आ जाएगा कहाँ पर, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। यानी कि अगर इनमें से कोई DSIB वो बैंक है, अगर इनमें से कोई भी बैंक फेल करता है तो दैट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी प्लस फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल SBI, ठीक है। अब SBI इतना बड़ा बैंक है, अगर मैं बोलूँ कि SBI बैंक करप्ट हो गया, राइट, तो मैक्सिमम लोगों के खाते जो हैं वो SBI बैंक के अंदर हैं। तो अगर SBI ही बैंक करप्ट हो जाएगा, दैट विल हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, मुझे लेट्स एज्यूम कि मुझे ये चारों ऑप्शन पता हैं, बट मुझे आंसर नहीं पता। नाम तो मैंने सुने हैं, ICICI बैंक भी सुना है, पंजाब नेशनल बैंक भी सुना है, एक्सिस बैंक भी सुना है, कोटक महिंद्रा भी सुना है, बट मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है। बट अभी मैंने आपको समझाया कि जिसको DSIB का मतलब सिर्फ पता है, DSIB क्या है कि बड़ा बैंक बड़ा इम्पैक्ट, ठीक है, टू बिग टू फेल। इसको हम मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, टू बिग टू फेल, है ना, टू बिग टू फेल,
ठीक है। तो अब मैं अगर इन चारों में से देखूं, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ आंसर नहीं भी पता ना, यू नो दैट आईसीआईसी बैंक इन सब में से क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। आईसीआईसी बैंक बहुत बड़ा है इन सब के कंपैरिजन में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक। और यहाँ पर मैं अग्री तब करता आपसे कि कंफ्यूजन है अगर आईसीआईसी बैंक के साथ एचडीएफसी दिया रहता, ठीक है। अब ये दो ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो एक डीएसआईबी बैंक है, ठीक है, और अगर ये दोनों ऑप्शन में रहते देन देयर कुड बी अ कंफ्यूजन कि सर इसको कैसे कर सकते हैं जब दोनों ही कंफ्यूजिंग है। बट राइट नाउ आपके पास सिर्फ आईसीआईसी दिया हुआ है, एसबीआई भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये बेसिकली इंडिया के अंदर तीन ये बड़े बैंक हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई बैंक। एसबीआई इज़ अ गवर्नमेंट बैंक, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी आर टू प्राइवेट बैंक्स। समझ में आ गया। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्लियरली आंसर दे सकते हैं, दैट इज़ दी आईसीआईसी बैंक, बिकॉज आईसीआईसी बैंक बाकी तीन बैंकों से एक बड़ा बैंक है, ठीक है। और अगर ये फेल करता है तो इंडिया कुड हैव फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन दी इकोनॉमी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंटरेस्टिंग है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट सीटीएस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सीटीएस सिस्टम है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम रिलेटेड टू चेक्स, ठीक है। अब लेट्स एज्यूम कि हमें नहीं पता ये क्या सिस्टम है, ठीक है, बट मुझे ये चीज़ तो पता है ना, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू चेक्स, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा तो दैट शुड रिलेट समथिंग रिलेटेड टू चेक्स। भाई चेक से रिलेटेड तो होना ही चाहिए ना। अगर आप सीटीएस सिस्टम की बात कर रहे हो, इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने, तो इट मस्ट हैव सम एलिमेंट ऑफ चेक, ठीक है। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो गई है ना। एक सेकेंड, डिड वी फॉरगेट एनी क्वेश्चन? ओके, विल कवर इट अप। चलो मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली यहाँ पर सीटीएस जो दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली ये था क्या। सो जो सीटीएस था ना, ये एक तरीके का इमेज बेस्ड चेकिंग क्लियरिंग सिस्टम था कि लेट अस सपोज ये एक बैंक ए है, ये एक बैंक बी है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, फिजिकली इस चेक को इस बैंक में भेजा जाता था, फिर इस बैंक में वो चेक क्लियर होता था, ठीक है। लेट अस सपोज आपने बैंक ए में आपने डिपॉजिट किया, बट वो जो चेक है वो बैंक बी का है, तो वो ए बैंक से बी बैंक में जाएगा जहाँ पे ये क्लियर होगा, ठीक है। अब ये फिजिकल मूवमेंट में बहुत टाइम लगेगा, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई कम विद द सीटीएस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि आप फिजिकल फॉर्म में चेक देने की बजाय आप उसको डिजिटली दे दो, सो दैट काम आसान हो जाए, ठीक है। अब डिजिटली दोगे तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ इसको लेके आया गया था, ठीक है। तो बट अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शंस, तो हम पहले इसके ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो द पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन ए क्या है, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ चेक्स इन सर्कुलेशन बाय रिप्लेसिंग चेक्स विद डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखो, आप बोल रहे हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेक में कोई न्यू डेवलपमेंट आई और यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि चेक्स को रिप्लेस ही कर दो। सो अभी के लिए तो ये लग रहा है कि दिस कुड नॉट बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक्स इन द क्लियरिंग प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक विद असेंशियल MICR डेटा। दिस कुड बी, दिस कुड नॉट बी। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है, मे बी आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, बट एग्जामिनेशन हॉल में मान लेते हैं कि इस पर अभी हम डाइस हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू स्टैब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस दैट हेल्प्स इन दी सस्पेंशन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ दोज चेक्स दैट डू नॉट हैव द करेक्ट वाइटल डिटेल्स। भाई जिस चेक पे डिटेल्स ही गलत हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या ही नीड है, बैंक उसको चुपचाप से हटा देगा, उस चेक को ही हटा देगा। चेक में तो एक स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज एरर्स, है ना, तो आपका चेक क्लियर नहीं होता है। तो आप ऐसे चेक्स का जिसमें एरर्स हैं, ठीक है, उसका आप डेटाबेस बना के क्या करोगे? डज इट सीम्स लॉजिकल? ठीक है, ये इसमें कोई लॉजिक लग रहा है? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई लॉजिक है, ठीक है। लास्ट को पढ़ते हैं, टू बिल्ड कैपेसिटी टू अनेबल
इंटर बैंक पेमेंट्स ऑनलाइन एंड फैसिलिटेट कॉर्पोरेट कस्टमर पेमेंट्स। भाई इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर चेक मेंशन ही नहीं है, चेक से रिलेटेड है ही नहीं है, इजंट इट? तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये मुझे सही लग नहीं रहा, ये तो चेक से रिलेटेड ही नहीं है। और फर्स्ट वाला जो था उसमें मैंने आपको बता दिया कि चेक को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन बी। भले ही आपको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, स्टिल यू कैन मार्क इट करेक्ट, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली एग्जाम में। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, सो वी शुड गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुँचना कैसे है, राइट? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, अब ये पहली बात तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, अच्छा एक इसके पहले वी हैव टू जस्ट क्लियर इट आउट, ये MICR क्या है, बट अभी इसका रिलेवेंस नहीं है, लेट्स स्किप इट। ठीक है, MICR जो होता है तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है एक तरीके से, तो ठीक है इसका इतना रिलेवेंस नहीं है, वी कैन स्किप इट आउट। चलो अब ये जो 47 है ये हम कर रहे थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उसको रेगुलेट कौन करता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या पूछा गया है, रेगुलेट पूछा है या कम सेंटर पूछा है। अब बोलोगे सर इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। भाई अगर तो ये पूछा है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसके अंडर आती हैं, तो आंसर विल बी अ मिनिस्ट्री। भाई ये जो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर ही आती होगी ना, तो जब ये पूछेंगे कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसके अंडर आती हैं, देन द आंसर कुड बी अ मिनिस्ट्री। सो आंसर आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हो सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हो सकता था, बट यहाँ पर रेगुलेशन बोल रहा है, तो रेगुलेशन कभी भी मिनिस्ट्री नहीं करती है, कोई ऐसी बॉडी बनाई जाती है जो उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूँ, सिर्फ दो कॉमन वर्ड से, एक है रेगुलेट एक कम्स अंडर, इसको अगर मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि रेगुलेट पूछा है या कम्स अंडर पूछा है, तो यहाँ से मेरे ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कि मिनिस्ट्री जो है वो कभी रेगुलेट तो नहीं करेगी, राइट। अब ऑप्शन क्या बचा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन बचे, राइट। अब देखो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको कि ये 50% तो हमने पॉसिबिलिटी कर दी ना, कि 50% तो अब ये आंसर सही होगा, बिकॉज दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कैसे उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करें एंड सिक्योर करें गुड मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो अब यहाँ पर अगर आपको ये पता है ना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, जो ये बेसिकली ये बताती हैं कि जो बंदा लोन लेने आ रहा है आपके पास, ठीक है, या जो बोरोअर है, ठीक है, उसको ये रेट करती हैं कि क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि जो उसने लोन लिया है उसको रीपे कर सके। आर यू गेटिंग इट? सो दीज आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवैल्यूएट्स क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और ये इन्वेस्टर को ये बताती हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है या सेफ है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है आपने शायद नाम सुना होगा, दैट इज़ दी CRISIL। ठीक है, और ये इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो अब ये ऑब्वियसली बात है कि आप बात कर रहे हो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो RBI का जो काम है दैट इज़ रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। एक मिनट में थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो RBI का काम इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगी, तो द आंसर इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर पैसे को लेके कुछ होता देन आंसर कुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप सिर्फ एजेंसीज क्या कर रही हैं, रेट कर रही हैं कि वो बोरोवर जो है पैसे लेन देन का, देखो पैसे लेन देन का काम, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक डिफरेंट एंटिटी की, जो कि एक मतलब बैंक भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो ये सब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये काम RBI तो नहीं करती है। ठीक है, ये तो नहीं करेगी। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर लिए थे। अगर कन्फ्यूजन होगी भी तो मैक्सिमम इन दोनों में होगी। और अगर आपको ये पता है कि करंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये काम आरबीआई का नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आरबीआई इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द मनी। ठीक है, मनी सप्लाई को लेके होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखो, आप पंजाब में रह रहे हो तो डेफिनेटली जो जीआई टैग आपसे पूछा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू पंजाब। पॉसिबिलिटी हाई रहती है कि पंजाब का ही पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा या हिमाचल का पूछ सकते हैं, बट डेफिनेटली आप पंजाब पीसीस दे रहे हो तो पंजाब का ही पूछेंगे। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए कि पंजाब के पास कितने जीआई टैग हैं। बट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने ये स्किप कर दिया। ठीक है, बट आप पंजाब में रह रहे हो, पंजाब का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो उन बेसिक चीज़ों के बेसिस पे, और जो बेसिक आपने पढ़ाई करी है, चाहे हिस्ट्री की है चाहे ज्योग्राफी की है, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो फुलकारी तो सबको पता है। ठीक है, ये तो होगी होगी। ठीक है, और ये क्यों होगी? क्योंकि सारे ऑप्शंस में है ओनली वन ओनली वन ओनली वन ओनली वन। तो इसको तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये तो करेक्ट ही है जीआई टैग के अंदर। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं सुपारी की। ठीक है, अब ये जो सुपारी है ना पंजाब के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ना कंज्यूम होती है। और जब मैं ये प्रोड्यूस और कंज्यूम बोल रहा हूँ, मैं लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे? तो यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुपारी तो नहीं होनी चाहिए। तो हम 3 वाला ऑप्शन काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है चंदेरी। ठीक है, अब ये जो चंदेरी है, चंदेरी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी हमें पता है। कैसे पता है? ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी है, तो यू नो दैट चंदेरी इज़ फेमस फॉर बैटल ऑफ चंदेरी। कब हुई थी? 1528 के अंदर। और किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर वर्सेस मितनी राय। ठीक है, अब हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है या एरिया है या रीजन है चंदेरी। ठीक है, पंजाब का है ही नहीं। तो जब ये पंजाब का है ही नहीं तो चंदेरी की चीज़ पंजाब में कैसे जीआई टैग ले सकती है? जैसे दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी इसलिए फेमस है बिकॉज वो दार्जिलिंग की है, राइट? तो उसी तरीके से भाई चंदेरी की चीज़ होगी तो चंदेरी में फेमस होगी ना, पंजाब में तो नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि चंदेरी तो यहाँ है ही नहीं पंजाब के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। तो हम 4 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब ऑप्शन क्या बचे? ये और ये। अब देखो फिर से वही हो गया, 50% पॉसिबिलिटी क्या हो गई? राइट होने की हो गई, बट वी हैव टू डू इट 100% राइट। अब पंजाब के अंदर अगर मैं राइस की बात करूं तो सिर्फ बासमती राइस है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन पंजाब के अंदर होती है। कटारनी राइस जो है ये बेसिकली ट्रेडिशनली बिहार के अंदर ग्रो होता है एंड वहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, और वहाँ पे भी एक एरिया है दैट इज़ द भागलपुर रीजन। ठीक है, थोड़ा स्वीट ये राइस होता है। तो चलो अगर ये नहीं भी पता आपको स्वीट है या भागलपुर से है, बट आपको ये तो पता है ना कि पंजाब के अंदर बासमती राइस होता है। एंड पंजाब में जो राइस का कंजम्पशन है, इफ़ आई कंपेयर इट विद द अदर स्टेट्स, इतना नहीं है, प्रोडक्शन है अच्छा खासा है, एंड दैट टू ऑफ द बासमती राइस। ठीक है, देखो जिन बच्चों को ये इसमें कन्फ्यूजन है, स्टिल दे हैव द पॉसिबिलिटी कि वो 50% करेक्ट कर सकें। बट जिनको ये पता है कि पंजाब के अंदर बासमती राइस होता है ना कि कटारनी राइस होता है, दे कैन ईजिली मार्क द ऑप्शन ए एज अ करेक्ट वन। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसके लिए भी वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और थोड़ा सा करंट अफेयर की अगर नॉलेज है तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ठीक है, कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहा है क्वेश्चन, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिड्यूस। पहली बात तो ये 3 वे बोल रहा है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि 3 ही टाइप की जो गैसेस हैं उसको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में दिए हुए हैं 4। ठीक है, यानी कि इन चारों में से एक तो गलत होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं ऑप्शंस को क्लियरली ऑब्जर्व करूं तो 1 2 3 4 तो वैसे भी नहीं दिया हुआ, यानी कि देयर मस्ट बी अ ऑप्शन जो कि गलत हो। ठीक है,
अब उसको देखते हैं वो कौन सा है। चलो, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता कि 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है। इसका व्हीकल में ये तो पता चल गया कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होगा, बिकॉज वो व्हीकल में रिड्यूस कर रहा है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से किसी 3 को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये चारों क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं, बट इनमें से सिर्फ 3 को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ना थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है या कैसे यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है फ्यूल के बर्न से, ठीक है। जब फ्यूल बर्न होता है तो SO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फ्यूल के अंदर जब हम सल्फ़र के अमाउंट को कम करते हैं तो SO2 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सल्फ़र है वो आता है आपके फ्यूल से, ठीक है। अगर हम लो सल्फ़र फ्यूल को यूज़ करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा या कम होगा, राइट। तो इसका मतलब इसका कैटालिटिक कन्वर्टर से तो कोई लेना देना नहीं है। That's why I am saying again and again, you need to have basic understanding of the subject. अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तुक्केबाजी की क्लास चल रही है तो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ तुक्केबाजी क्लास। आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, क्योंकि यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि ये कैसा मतलब कॉन्सेप्ट हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड जो फ्यूल में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग द सब्जेक्ट, तो इतना तो समझ में आता ही होगा आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये फ्यूल के अंदर होता है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट से देखूं तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो द आंसर लेफ्ट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे समझ में, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। महाराजा रंजीत सिंह गेव ग्रांट्स टू द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। अब देखो, हरमंदर साहिब का तो अगर आप पंजाब में रह रहे हो ये तो आपको श्योर है, ठीक है, ये तो श्योर शॉट है, ठीक है। यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, क्योंकि ए तो करेक्ट है ही है, और ए के साथ अगर बी और सी भी करेक्ट हुए तो आंसर विल बी डी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हजूर साहिब की, ठीक है। हजूर साहिब इसमें क्या है, वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे भी महाराजा रंजीत सिंह जी ने क्या किया हो, ग्रांट दिया हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना क्या पड़ेगा, अगर आप पंजाब की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ सेक्युलर रूलर, ठीक है। एंड इन्होंने डोनेशन नॉट ओनली टू टेम्पल्स और गुरुद्वारास, इन्होंने मस्जिद को, इवन क्रिश्चियंस को भी डोनेशन दी हैं, ठीक है। एंड आई रीड अ लिटिल बिट, तो मैं चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ता रहता हूँ। तो देयर वाज अ मतलब स्टोरी ऑल्सो कि जब महाराजा रंजीत सिंह थे वो अपने मतलब एकदम बेड पे थे, अपने फाइनल इलनेस पे थे, तो वो उनकी एक विश थी। उनकी विश क्या थी, जो कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, वो ये चाहते थे कि जो उनका कोहिनूर डायमंड है, ठीक है, ये कहाँ दे दिया जाए, जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये पता है ही वॉज अ सेक्युलर रूलर और वो डोनेट करते रहते थे मस्जिद्स को भी, ठीक है, एंड चर्चेस के लिए भी, गुरुद्वारेस के लिए भी, टेम्पल्स के लिए भी, तो डेफिनेटली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हरमंदर साहिब तो सबको क्लियर है ही। सो आपको कन्फ्यूजन किस में थी, ए एंड डी के बीच में, बट यू नो द कॉन्सेप्ट कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो एक सेक्युलर रूलर थे। उसके बेसिस पे आपने देखा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल भी अगर दिया हुआ है तो भी आंसर करेक्ट होगा। नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो टेम्पल है, टेम्पल के लिए तो उन्होंने किया नहीं होगा, सिर्फ गुरुद्वारे के लिए किया होगा। अगर गुरुद्वारे के लिए भी किया होगा तो देयर वर 2 गुरुद्वारास मेंशन, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक मेंशन है। तो दिस इज़ द वे यू कैन अप्रोच, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको सारे आंसर नहीं आते होते। यहाँ पर आपका एजुकेटेड गेसिंग आपको करनी ही पड़ती है।
इट्स अ काइंड ऑफ कंपल्शन कि करनी पड़ेगी आपको, नहीं करोगे तो आप नहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। एंड एट द एंड मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन से कितना डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट इज़ अबाउट द ग्लेशिएटिक वेटलैंड, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशिएटिक वेटलैंड क्या होता है। अब अगर आपको यही नहीं पता दोनों टर्म्स, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना जब आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। आंसर आता नहीं आता उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ वेटलैंड, ठीक है। अगर आपको वेटलैंड पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और ग्लेशिएटिक अगर वेटलैंड पता है तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। बस एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो ग्लेशिएटिक वेटलैंड है ये क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे लेक्स फॉर्म होती हैं ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी, ठीक है। ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर बर्फ़ जम गई, लेट अस सपोज। अब यहाँ से जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो यहाँ पर अगर कोई डिप्रेशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा, और इस टाइप के आप वेटलैंड को क्या बोलोगे, ग्लेशिएटिक वेटलैंड, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड आपको क्लियर होगा। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड इज़ अ प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट, ठीक है। एक मैं अगर बोलूँ कि डिफरेंस क्या है वेटलैंड में और वाटर बॉडी में, तो जो वेटलैंड होता है वो शैलो होता है, सीजनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो वेटलैंड होता है वो मतलब एक तरीके से हाफ लैंड हाफ वाटर, ठीक है। एग्जांपल आपका मैनग्रोव्स हो गए, ठीक है, स्वैम्पी लैंड हो गया। अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडी डीप होती है, ठीक है। एंड वहाँ पर जो पानी का कलेक्शन होता है दैट इज़ अ परमानेंट वन, ठीक है। ऐसा सीजनल तो होगा ही नहीं, ठीक है। वेटलैंड में क्या है, सीजनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वाटर बॉडी के केस में आपका परमानेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपका वाटर बॉडी होती है उसमें जो टाइप ऑफ प्लांट्स होगा वो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे, ठीक है, कि पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स हैं जो उसके तल पे हैं, ठीक है। बट वेटलैंड में क्या होगा, हो सकता है कि पानी लैंड के सिर्फ इतने लेवल पे है और प्लांट्स उसके बाहर तक हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो अगर मैं वेटलैंड की बात करूं तो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको क्या दिए, मैनग्रोव्स दिए, ठीक है, स्वैम्पी लैंड्स। और अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब आपको ये समझ में आ गया, कोई रिवर भी इसी में वाटर बॉडी में ही काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने समझ लिया कि एक्चुअली में वाटर बॉडी और वेटलैंड में डिफरेंस क्या होता है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ग्लेशिएटिक वेटलैंड क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघल के वेटलैंड क्रिएट होता है तो उसको आप ग्लेशिएटिक वेटलैंड कहते हो। अब देखो, जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तभी वेटलैंड बनेगा, और आपको ये पता है कि त्रिपुरा के अंदर कोई ग्लेशियर नहीं है या आसपास नहीं है, एंड मणिपुर के भी आसपास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, दीज टू स्टेट्स हैव हिमालयन रीजन, और यहाँ पर आपकी स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से ऊपर आपके मतलब जो बर्फ़ है वो जम जाती है, जिसके पिघलने की वजह से आपका वेटलैंड क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वुड नॉट से कि 100% पॉसिबिलिटी है इसको अटेम्प्ट करने की, बट एटलीस्ट 50% तो आपने सॉल्व कर लिया कि दीज टू ऑप्शंस आर लेफ्ट, इन दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर इसका मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल आप इस तरीके से एटलीस्ट अगर गैस भी करना है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर एटलीस्ट हमारी 50% पॉसिबिलिटी जो है वो बन गई इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो द क्वेश्चन नंबर 88, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं 88 क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या है ना, पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, और अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढूं तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, यहाँ पर बोल रहा है फ्रांस लीड्स द वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रेश ग्रेप्स विथ मोर देन 90% शेयर। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में ना दो प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, ठीक है। नॉट बिकॉज कि मुझे ये क्वेश्चन आता है या इसका आंसर पता है, अगर आप बेसिकली भी सोचो ना तो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, परसेंटेज, दैट इज़ दी 90%। आप बोल रहे हो फ्रांस एक छोटा सा कंट्री
अगर मैं उसको इंडिया से कंपेयर करूँ या रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जो कि कंपैरेटिवली इससे बहुत बड़ी हैं, वो 90% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, स्पेसिफिकली फॉर ग्रेप्स। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फ्रांस जो है अपनी वाइन के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आपके यहाँ ग्रेप्स का प्रोडक्शन हाई है तो कंजम्पशन भी हाई हो गया। कैसे? बिकॉज ये जो ग्रेप्स हैं इससे आप क्या बना रहे हो? वाइन बना रहे हो। तो अगर आपकी ग्रेप्स की वाइन बन गई तो आप 90% एक्सपोर्ट में कैसे आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो? आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे फ्लॉज को आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये आंसर करेक्ट है नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये नहीं सोच, आपको पता होगा कि ये सही है या गलत है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर दो फ्लॉज थे, पहला 90% वाला एंड दूसरा कि जब आपकी प्रोडक्शन लेटेस्ट सपोज अगर हाई है तो कंजम्पशन भी तो हाई है। तो आप 90% कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वर्ल्ड ट्रेड में? ठीक है, एंड ऊपर से आप क्या हो, एक छोटा सा कंट्री हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री भी नहीं है फ्रांस। ठीक है, यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कंट्री कंसीडर कर सकते हो, बट अगर मैं वर्ल्ड में देखूं तो इससे तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया। ठीक है, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, यानी कि ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, स्टिल 50% ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, अब देखो वहीं पे हम दोबारा पहुंच गए कि 50% पॉसिबिलिटी तो हो गई है सही करने की। ठीक है, अब मूव करते हैं पहले स्टेटमेंट के ऊपर। अब ये चीज़ अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, आपको ये चीज़ पता होगा कि मेडिटेरेनियन लैंड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ द कंडीशंस अवेलेबल इन द मेडिटेरेनियन लैंड। ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें 50% पॉसिबिलिटी तो हो गई कि आप गेस वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ी और मेहनत कर रखी है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा पढ़ रखा है, कि वो लोग कैसे अप्रोच करें। आपको ये चीज़ पता है कि सिट्रस फ्रूट्स के लिए जो कंडीशन है वो मेडिटेरेनियन लैंड में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर अच्छी हैं तो व्हाट दैट विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, आइडल क्लाइमेट जो है वो आपका मेडिटेरेनियन रीजन में है, और जैसे आपका वार्म सनी समर हो गया, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री विंटर्स हो गए, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होना, ठीक है, तो इससे क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन लैंड अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करी गई है, ना कि प्रोडक्शन की, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, तो दिस कुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट अगर मैं अपनी बेसिक नॉलेज को लगाऊं। तो देखो 1 तो करेक्ट है और 4 स्टेटमेंट 3 गलत है। ठीक है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज 2 and 3। मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं, बट आई कैन कंक्लूड द आंसर शुड बी सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। इसमें क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उड़ीसा रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन सुजल। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, और ये ऑब्वियसली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। यहाँ पर हम 2 चीज़ें फॉलो करेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि नीदर 1 नीदर 2 वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 3 स्टेटमेंट्स ओनली या 3 ऑप्शंस ओनली। लेट्स रीड द सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उड़ीसा अचीव्ड द टारगेट ऑफ 100%। ये इसको पकड़ना है आपको। 100% हाउस होल्ड वाटर सप्लाई कनेक्शन इन 2020। मतलब आप बोल रहे हो कि उड़ीसा ने 100% अचीव कर लिया है, ये नहीं बोल रहा कि करेगा, कर लिया है 2020 तक। ठीक है, सो ये जो ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनसे बचना होता है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमेशा गलत होते हैं, जहाँ पर लिखा हो कि ऑल, ठीक है, या नन, ये सारे क्या होते हैं? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, या 100%। ठीक है, अब ये वाले जो स्टेटमेंट हैं ये मोस्टली गलत ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बात कर रहे हो पहली बात तो उड़ीसा की, विच इज़ नॉट अ वेरी डेवलप्ड स्टेट। फिर आप बोल रहे हो कि जो टारगेट था 100% का वो उन्होंने 2020 में अचीव भी कर लिया। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, जैसे ही इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करता हूँ तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन ए। ठीक है,
एक क्वेश्चन रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, पहली बात तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड दीज कंट्रीब्यूट अराउंड 40% ऑफ ऑल द इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। जितना भी आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, इनका IIP होता है, ठीक है। इसका 40% जो है सिर्फ ये जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनसे आता है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको पता तो है, आपने रीड तो करा है, बट राइट नो आपको 8 की 8 याद नहीं है। बट चलो मैं एक बार पहले 8 लिख देता हूँ, देन मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पहली है पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इसमें भी क्या, प्रोडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। थर्ड क्या है, स्टील प्रोडक्शन। फोर्थ इज कोल प्रोडक्शन। फिफ्थ इज क्रूड ऑयल। फिर नेचुरल गैस। 7 सीमेंट प्रोडक्शन। 8 फर्टिलाइजर्स। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि आपने रीड तो करी हैं और आपको याद नहीं है, ठीक है। अगर आपने रीड ही नहीं करी फिर तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये रीड तो करी हैं बट एग्जैक्टली वहाँ पे जाके याद नहीं है कि वो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं कौन सी। बट आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को रीड करा है, इन 8 को रीड करा है, तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि एनर्जी सेक्टर पे बहुत फोकस है, ठीक है। एनर्जी की प्रोडक्शन पे बहुत फोकस है। फिर चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये 8 पढ़ी हैं तो आपको ये पता चल गया, और ऊपर भी है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शंस, ठीक है। तो ये तो सही होंगी, एनर्जी वाली तो कोई भी गलत नहीं होगी, ठीक है। नेचुरल गैस आ गया पहली में, पहले ऑप्शन। अब हम ऑप्शन चेक करें तो पहले ऑप्शन में नेचुरल गैस आ गया, ये तो सही होगी। अब यहाँ पर कितनी मेंशन है, 1 2 3, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये भी सही होनी चाहिए। थर्ड वाले में नेचुरल गैस भी आ गया, रिफाइनरी भी आ गया, तो ये भी सही होनी चाहिए। बट चौथे वाले में देखो, ना इलेक्ट्रिसिटी मेंशन है, ना रिफाइनरी मेंशन है, ना कोल मेंशन है, ना क्रूड ऑयल मेंशन है। आप समझ रहे हो, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं उसको ये आइडिया तो लग गया कि एनर्जी सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज़ तो डेफिनेटली होंगी ही होंगी। बट यहाँ पर जो पहले 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, उस सब में कोई ना कोई एक ऐसी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री है जो कि इज़ रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर। बट ऑप्शन डी इज़ दी ओनली ऑप्शन जहाँ पे एक भी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री मेंशन नहीं है। और यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, आंसर डी, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर आपका एनर्जी की बात हो रही हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो लेट्स कंक्लूड, देयर आर अराउंड 15 क्वेश्चंस, राइट। तो अब हमने ये 15 क्वेश्चंस करे। अब मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है, ये हमने 15 क्वेश्चंस करे जिसको हमने एजुकेटेड गेसिंग के बेसिस पे करा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, दैट विल बी अराउंड 30 मार्क्स, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये 15 के 15 सही करने हैं। अगर इसमें से आपने 10 क्वेश्चंस को भी करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, देन इट विल गिव अ अपर एज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। अब इस साल की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है दैट शुड बी अराउंड 110 टू 120। एक्चुअली में देयर इज़ अ डिफरेंस। अर्लियर 2021 तक क्या था, सी सेट जो था ये इसके जो मार्क्स थे वो ऐड होते थे, ठीक है। बट अब 2025 में जो अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसमें जो सी सेट है ये क्वालिफाइंग कर दिया है,
ठीक है। एंड जितना मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर पाया और जितना मैं इस चीज़ को समझ पाया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ आपका GS1 ही के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इट विल बी ऑफ 200 मार्क्स, राइट। GS पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा एंड इसकी जो कट ऑफ आएगी दैट विल बी अराउंड 110 to 120 ऑन द मैक्सिमम साइड। ठीक है। जिस लेवल पे 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर टिल डेट। ठीक है। और उसमें भी जितने मेरे फ्रेंड्स या जितने नोन में लोग थे जिनसे मेरी बात हुई है, टीचर से बात हुई है, तो इससे ऊपर आपकी जो बच्चे हैं उन्होंने स्कोर नहीं किया था GS1 में। ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ CSET एग्ज़ाम, उसमें उन लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया था। ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर सेम लेवल का पेपर आता है इस बार भी, तो जो कट ऑफ रहेगी दैट विल बी अराउंड 110 to 120। बट आप ये सोच के देखो कि ये 110 120 में आने के लिए ये 20 मार्क्स कितने मैटर करते हैं, राइट। तो आपको मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ाई करी है जस्ट कंसोलिडेट करो उसको, एंड वहाँ पे पैनिक ना होके ट्राई टू फिगर आउट कि आप आंसर को कैसे निकाल सकते हो विद योर प्रायर नॉलेज। जो आपकी पहले जो आपने पढ़ रखी हैं सब्जेक्ट की नॉलेज जो है, उससे आप कैसे उसको निकाल सकते हो आंसर को। अच्छा, एक क्वेश्चन आई थिंक हमारा रह गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन द व्यू ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन इन इंडिया एज पर द CRZ नोटिफिकेशन। ठीक है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जस्ट स्टेटमेंट अगर 2 को ध्यान से देखो ना, फिर वही एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला कंडीशन यहाँ लग जाती है। और इसको पढ़ो एक बार क्या लिखा है। ये क्या कह रहा है? अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स आर अलाउडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस जोन। मतलब गवर्नमेंट कभी भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को कैसे अलाउ कर सकता है? दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। मतलब मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना इस स्टेटमेंट को, वो भी इस क्वेश्चन को सही कर सकता है, बिकॉज अनऑथराइज स्ट्रक्चर को तो आप अलाउ कर ही नहीं सकते ना कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड गवर्नमेंट उसको क्यों अलाउ करेगी? ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देते हैं। जैसे इसको गलत करोगे तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपसे करेक्ट पूछा था C। ठीक है। ये अब हमने जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए हैं। ठीक है। और होप सो कि आज की इस लेक्चर से आपको कुछ पॉजिटिव आइडिया लगा होगा कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को तो उनको कितनी सिंसेरिटी के साथ रीड करना है एंड कीवर्ड्स को कैसे फिगर आउट करना है। ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक द डाउट्स। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। थैंक यू सो मच।